आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में ऋणकता के पास मांगरोल गुजर का जंगल लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैला है। क्योंकि ये यमुना के किनारे है और यहाँ अक्सर जंगली जानवर घूमते रहते हैं और इस सन्नाटे में रात के अंधेरे में, वो भी सर्द रात में, जंगली जानवरों के खतरों के बीच कांटेदार झाड़ों में घायल अवस्था में पड़ी 14 साल की नीलम को जब हल्का सा होश आया तो उस समय चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। नीलम दर्द से कराह रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वो रात भर तड़पती रही, लेकिन उसके साथ की गई हैवानियत के बावजूद भी वो अपनी टूटी हुई सांसों को संजोए हुई थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और जो घाव उसके जिस्म पर थे उनसे खून बह रहा था। लेकिन इस हालत में भी नीलम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जख्मों से चूर शरीर को थोड़ा हिम्मत करके हिलाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कांटे चुभने लगे। वो असहनीय दर्द को सहते हुए उस कांटों के बिस्तर पे पड़ी रही और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। वो जिंदगी और मृत्यु के संघर्ष के बीच सुबह का इंतज़ार कर रही थी। जब सूरज की रोशनी दिखाई दी और उसके जिस्म पर थोड़ी धूप लगने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि वो वहाँ से रेंगते हुए 100 मीटर दूर खिसते हुए मेन रोड के पास पहुँच गई। लेकिन नीलम की इस जंगल में कैसे पहुँची थी और ये घटना कैसे घटी, जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस घटना के बारे में, दरअसल गांव देहात में होली का पर्व कई दिनों तक बड़े ही चाव के साथ और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और उस दिन भी 9 मार्च 2023 को आगरा जिले में थाना सिकंदरा के मांगरोल गुजर निवासी 14 साल की नीलम उसी गांव में रहती थी। होली के दिन नीलम अपने घर से ये कहकर बाहर गई कि मैं मौसी के यहाँ होली खेलने के लिए जा रही हूँ, मैं घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब शाम के 7 बज गए और नीलम घर नहीं पहुंची, इसलिए घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। फिर नीलम के घर वाले उसकी मौसी से फ़ोन करके पूछते हैं तो लेकिन मौसी कहती है कि नीलम तो हमारे यहाँ आई ही नहीं। फिर उसकी सहेलियों और उसके दोस्तों से पूछा गया, लेकिन नीलम का कहीं भी कुछ पता नहीं चला और ना ही नीलम घर आई। पूरी रात घर वाले गाँव वालों के साथ मिलकर नीलम को तलाश करते रहते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। नीलम का रात भर भी कुछ पता नहीं चल सका और फिर 10 मार्च की सुबह 8 बजे के आसपास गांव का ही रहने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड जयप्रकाश ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था और उसके घर जाने का रास्ता मांगरोल के जंगल से होकर निकलता था। जब सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में जाते हुए नीलम को दिखाई पड़ता है तो नीलम उस गार्ड को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती है। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड उसके पास पहुंचता है तो नीलम को देखकर उस गार्ड का कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि नीलम ऐसी हालत में थी कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके जिस्म के जख्मों से खून बह रहा था। उस गार्ड ने अपना गमछा उतारकर नीलम के ऊपर डाल दिया। जयप्रकाश ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की, लेकिन लड़की सही ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी। और जब कई बार जयप्रकाश ने उसको बेटी बेटी कहा और बार बार पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो नीलम ने हिम्मत जुटाकर अपना नाम बताया और अपने गांव का नाम बताया। उसके बाद उसने कहा कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो और उसने जयप्रकाश को एक फ़ोन नंबर भी बताया। उसके बाद में नीलम बेहोश हो गई। नीलम के बेहोश होने से जयप्रकाश बहुत परेशान हो गया और फिर जयप्रकाश ने नीलम के बताए गए नंबर पर फ़ोन किया और सारी घटना के बारे में नीलम के घर वालों को बताया और जगह भी बताई कि तुम्हारी बेटी यहाँ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। जैसे ही घर वाले ये खबर सुनते हैं तो उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने बड़े नाजों से पाला था, आज वो बेटी सड़क के किनारे पड़ी हुई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। वो सड़क पर पड़ी हुई तड़प रही थी। अब घटना स्थल पर तो कई लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर उन्होंने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी और कुछ ही समय में नीलम के घर वाले और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। नीलम का दुपट्टा भी झाड़ियों में पड़ा हुआ था और उसकी चप्पलें भी कुछ ही दूरी पर थी। उसके अंदरूनी कपड़े भी वहीं झाड़ियों में पड़े थे। नीलम की आँख, नाक और मुँह से खून बह रहा था।
और उसके बाद जब वो होश में आती है तो फिर उसको उल्टी होने लगती है और पुलिस और उसके घर वाले सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि पहले नीलम की जान बचाई जा सके, क्योंकि जब तक इसकी जान नहीं बचेगी और नीलम होश में नहीं आएगी तो ये कैसे पता चलेगा कि इसकी ये हालत किसने की है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। फिर पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि कल नीलम होली खेलने के लिए घर से जब निकली होगी और रास्ते में ही किसी ने उसको किडनैप करके जंगल में ले आए होंगे और वहाँ पर उसके साथ ये दरिंदगी की गई। पुलिस अपने अनुमान तो लगा रही थी, लेकिन सच्चाई का पता तो नीलम के होश आने के बाद ही चल सकता था। और उधर आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद नीलम को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में डालकर फरार हो गए थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वो रात भर जंगल में पड़ी रही और नीलम के पिता ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब तक नीलम को होश भी आ गया। पुलिस उससे बात करती है क्योंकि पुलिस उसके बयान के आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन नीलम का गला सूज गया था, इसलिए वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने बताया कि कल दोपहर जब वो अपनी मौसी के यहाँ जा रही थी और मौसी के यहाँ जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में एक बाइक सवार लड़का मिलता है और वो कहता है कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि मैं उसी के यहाँ जा रही हूँ, तो बाइक सवार कहता है कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूँगा। नीलम उसकी बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन वो बाइक सवार लड़का नीलम को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में जाकर नीलम से कहता है कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है और उसके बाद यहाँ से चलते हैं, तब तक मैं आता हूँ, यहीं खड़ी रहना और थोड़ा पानी पी लो। और जैसे ही नीलम ने पानी पिया उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। नीलम ने जो बयान दिया था तो पुलिस को नीलम के इस बयान पर विश्वास नहीं होता। पुलिस को यही लग रहा था कि नीलम झूठ बोल रही है, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि नीलम एक समझदार 14 साल की लड़की थी और वो किसी अनजान व्यक्ति के पास या किसी मोटरसाइकिल में बैठकर नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये थी कि अगर मान लिया जाए कि वो अनजान व्यक्ति की बाइक पर बैठ भी गई थी, लेकिन जब वो नीलम को मौसी के घर की ओर ले जाने के बजाय जंगल की ओर ले जा रहा था तो नीलम ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, शोर क्यों नहीं मचाया। इसलिए पुलिस को नीलम के इस बयान से लग रहा था कि नीलम झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस को लगा कि शायद वो बेहोशी की हालत में ऐसा कह रही है। नीलम की मां ने रोते हुए कहा कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी ये दरिंदगी की है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसकी बेटी गांव में ही होली खेलने निकली थी और गांव से ही उसका अपहरण कर लिया गया। नीलम की मां ने कहा कि ये बात तो बेटी के पूरी तरह होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने थे जिन्होंने उसके साथ ये दरिंदगी की। लेकिन नीलम ने केवल इतना ही बताया कि उसको किसी ने पानी में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और वो बेहोश हो गई। लेकिन अभी तक इस घटना की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। जब महिला पुलिस द्वारा नीलम को विश्वास में लेकर उससे पूछा गया कि बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है और ना ही किसी से डरने की कोई बात है, तुम हमें सच सच बता दो कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। हम उन दरिंदों तक पहुँचेंगे और हम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलाएंगे। तब जाकर नीलम थोड़ा हिम्मत जुटाती है और सब कुछ बताती है। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसके दोस्त गणेश का फ़ोन आया था और उसने उसे होली खेलने के लिए गांव के बाहर मिलने बुलाया। उसके बाद नीलम अपनी मां को ये कहकर कि वो मौसी के घर जा रही है, घर वालों से झूठ बोलकर वो गणेश से मिलने गांव के बाहर चली गई। और फिर गणेश ने नीलम से कहा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो हम रुनकता चलते हैं और हम वहाँ जाकर होली खेलेंगे। और इसके बाद नीलम गणेश के साथ बाइक पर बैठ जाती है। गणेश ने रितकला में ले जाकर उसे मिठाई खिलाई, फिर उसने बाइक उठाई और जंगल की तरफ निकल गया। और नीलम के इस बयान के आधार पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीति सिंह ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन से कई टीमों का गठन किया और इस घटना के खुलासे की जांच के लिए लगा दिया। क्योंकि नीलम से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना बड़ी थी, लेकिन जांच में पता चलता है कि नीलम की मां के फ़ोन से एक फ़ोन नंबर पर अधिकतर बातें होती रहती थी और मां को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि नीलम उनके फ़ोन को यूज़ करती है और किसी से लंबे समय तक बातें भी करती है। पुलिस ने बिना देर किए जब उस नंबर की सीडी निकलवाई तो पता चला कि वो गणेश नाम से ही रजिस्टर्ड है
और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस गणेश को अरेस्ट कर लेती है। और जब उससे पूछताछ करती है तो गणेश भी हर अपराधी की तरह अपने बचाव में यही बयान देता है कि मैंने नीलम के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि नीलम मेरे पास मिलने के लिए आई थी। हम मिले थे और हमने थोड़ी देर होली खेली। इसके बाद मैंने नीलम को गांव के बाहर छोड़ दिया था, क्योंकि नीलम ने कहा था कि मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, अगर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी, और इसलिए मैं उसको गांव के बाहर छोड़कर चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि नीलम के साथ क्या हुआ और इसकी ये हालत किसने की। और जब पुलिस गणेश के नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन गणेश की लोकेशन रेणकता में भी थी और नीलम के गांव में भी, यानी गणेश की सारी लोकेशन नीलम के साथ साथ थी। उन्होंने एक जगह नाश्ता भी किया था, एक मोबाइल भी खरीदा था और गणेश ने हर जगह पर पेमेंट भी ऑनलाइन की थी। ये सारे सबूत पुलिस के पास थे, लेकिन जब गणेश पुलिस के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और पुलिस ने ये सारे सबूत गणेश के सामने रखे। और अब गणेश पूरी तरीके से टूट गया और सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह उसने सारी घटना को अंजाम दिया और नीलम के साथ में जो दरिंदगी की गई थी, अब उस घटना की सच्चाई सामने आई और वो सच्चाई बहुत ही चौंकाने और हैरान करने वाली थी। दरअसल गणेश नीलम के गांव मांगरोल गुजर में अपनी रिश्तेदारी में आया जाया करता था। नीलम से 6 महीने पहले ही उसकी दोस्ती हुई थी और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वक्त ऐसे ही बीतता रहा और इनका प्यार बढ़ता रहा। जब भी वो इस गांव में आता था तो नीलम से ज़रूर मिलता था, लेकिन गणेश नीलम से जो चाहता था उसका उसे मौका नहीं मिलता था, क्योंकि गणेश जयपुर में रहकर एक सैलून चलाता था। अब वो 7 मार्च को अपने गांव छुट्टी पर आया और 9 मार्च को गणेश ने होली खेलने और नीलम को बाइक पर घुमाने का वादा किया। और फिर होली के दिन नीलम मौसी के घर जाने का बहाना करके गणेश के साथ चली गई। और इसके बाद गणेश अपने दोस्त संतोष को फ़ोन करके बुला लेता है और संतोष के आने के बाद ये दोनों वहाँ से दारू खरीदते हैं और नीलम को लेकर रुनकता चले जाते हैं। रुनकता जाने के बाद ये तीनों नाश्ता करते हैं और गणेश कला से ही नीलम के लिए फ़ोन भी खरीदता है, उसका पेमेंट भी ऑनलाइन करता है। और अब शाम हो चुकी थी और ये लोग उधर से वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जिस जगह पर जंगल लगता है वहाँ पर कुछ अंधेरा होता है और इन दोनों ने शराब पी रखी थी और इस वजह से नीलम के ऊपर इनकी नीयत खराब हो जाती है। और फिर गणेश और संतोष नीलम से मनमानी करने के लिए कहते हैं तो नीलम उनको ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। नीलम गणेश से कहती है कि शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी अपने घर पहुँचना है। लेकिन गणेश बार बार नीलम को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहता है और नीलम उसको बार बार मना करती है। जब गणेश और संतोष देखते हैं कि नीलम किसी भी तरह से उनकी बात नहीं मानती तो वो दोनों नीलम को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल में ले जाते हैं और फिर दोनों उसके साथ बर्बरता करते हैं। और इस दरिंदगी के बाद में उन्हें लगा कि अब नीलम अपने घर जाकर सबको बता देगी और हम फंस जाएंगे। इसी वजह से फिर उन्होंने फैसला किया कि अब नीलम को जिंदा छोड़ना सही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने नीलम के साथ जो बर्बरता की, जो दरिंदगी की, उसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। गणेश और संतोष ने उसका रेप करने के बाद उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और वहाँ पर खड़े पेड़ से उसके सर को कई बार उस पेड़ से टकराया, जिसके बाद उन्होंने उसके प्राइवेट पर्स में शराब की बोतल डालने की भी कोशिश की। और यहीं पर भी उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि पास में ही पड़ी एक ईंट से उसके मुंह पर और उसके सिर पर कई बार किए। और अब उन्हें लग रहा था कि शायद नीलम जिंदा है, तो वो अपनी संतुष्टि के लिए एक बार फिर उसका गला घोंटते हैं। उसके चेहरे पर भी उन्होंने इतने बार किए थे जिससे उसके मुंह से, नाक से और जिस्म से खून बहने लगा। और जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि नीलम मर चुकी है तो फिर उसे उठाकर कांटेदार झाड़ी में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि नीलम मर चुकी है। लेकिन जब सुबह को उन्हें पता चला कि नीलम जिंदा है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और अब वह दोनों कहीं दूर भागने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन उनके फरार होने से पहले ही पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और उन दोनों के किए गए इस पूरे बयान के आधार और जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। और फिर 4 जुलाई को पॉक्सो कोर्ट के जज परमेंद्र कुमार ने
इस घटना के दोषी दोनों अभियुक्तों को यानी कि संतोष और गणेश को नीलम और गवाहों के बयान के आधार पर आजीवन कठोर कारावास की सज़ा देते हैं। साथ ही उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है और इस अपराध के बाद दोनों मुजरिमों को मात्र 4 महीनों के अंदर ही फैसला सुना दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।